कलकत्ता एक्सप्रेस श्यामपुर में रुकी। एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई शरणार्थी कैंप हो। ट्रेन में तिल रहने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाजा बंद कर लिया। बस यहाँ से निकल जाऊँ, मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वो लड़की जिसका नाम चंदा था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वो मन ही मन एक उत्सव मना रही थी। उत्सव आजादी का, उत्सव स्वतंत्रता का। मैं मुक्त हो गई मैं उस नरक से। चंदा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का, तो कभी सुरंग बनाने का। चंदा की माँ अक्सर बीमार भी रहा करती, इसलिए उनके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब चंदा 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही चंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। चंदा अब 18 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। चंदा की माँ यशोदा उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। ये ले माँ, दवा पी ले। दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? दवा तो सालों से खा रही हो बेटी, अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने के पहले तेरी शादी देख लूं। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी यशोदा चंदा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन चंदा की दूर की बुआ यशोदा के घर आई और अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में चंदा की बुआ चंदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। यशोदा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी चंदा की किस्मत इतनी अच्छी है। अरे यशोदा, कितनी बार कहूँ तुझे, मैंने दिखा दी है चंदा की फोटो उन्हें। चंदा उन्हें बहुत पसंद है और लेन देन फिर वही बात। अरे कहा ना, वे लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी में चंदा को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख ही दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नजर से देखता है। यशोदा का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक चंदा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफें देखी है। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर चंदा अपने पति मोहन के घर श्यामपुर आ गई। मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। मोहन की माँ शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही चंदा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंदा से कह दिया कि चंदा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में शीला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीजें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर चंदा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब शीला देवी चंदा को देखने उसके घर गई थी और चंदा ने उसके पाँव छुए थे तो अरे रे, तुम मेरे पाँव मत छुओ बेटी। देखो, तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। चंदा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा होगी। जरूर बताऊंगी माँ जी। और हाँ, ये लो 2 लाख रुपए हैं, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना। महंगी साड़ी, गहने, जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। यशोदा की तरह चंदा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी।
लेकिन चंदा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो रश कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्मा तक को दर्द देने वाले हैं। शादी के एक सप्ताह बाद की बात है। मोहन शहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने चंदा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं। मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ है आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? चंदा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। अरे अजीब जिद्दी हैं आप, या दिमाग खराब है आप? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। और आने दीजिए आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। चंदा की इस बात पर शीला जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चाटा चंदा की गाल पर मारा। सुन, मोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा। और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। शीला देवी एक बदमाश औरत थी। श्यामपुर में उसका काफी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा मोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन शीला देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और जिसने भी इस नरक से निकलने की कोशिश की, राजवंश, सोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वाले को दी गई है। शीला के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती है। शीला ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। चंदा उनके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यहाँ आई चंदा पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। लेकिन एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। और इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंदा के कमरे में गया। अरे शीला देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो चंदा कहाँ है? चंदा अपने कमरे में है। और कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर चंदा देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर चंदा के कमरे में गई तो वो नदारत थी। अरे मुफ्त खोरो, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो चंदा भाग गई। चंदा भाग गई? लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर चंदा देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। चंदा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन चंदा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। चंदा पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही, और इन 3 सालों में उसने सबकी नजर से बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। और उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जब शीला देवी और उसके गुंडों को उस सुरंग का पता लगा तो अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। शीला देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चंदा पुलिस को उसका राज न बता दे। लेकिन उधर चंदा ने शीला देवी के पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहाँ से भागने के पहले रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। और इस रोज जब शीला देवी के कहने पर उनका रसोईया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक भयानक विस्फोट हो गया। शीला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है। आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? माँ जी, मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए ही हैं। अब क्या करूं? मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है। मैं फिर क्रीम बाद में ले जाऊंगी। अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। 1 सेकेंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। अभी जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है। टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है। आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ। आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिख लो तुम मेरा नंबर।
सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपने सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है। उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा, ओ वर्षा, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी। जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। माँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया। है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर। रवि बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो। कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। आओ बैठो। रवि बेटा, ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था। अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। सुनो, मैं यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप स्वीटी से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी भी इस शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे, पर एक शर्त पर। अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे, ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। पर स्वीटी, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। तो क्या आराम से बैठ कर रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। मेरी सहेलियों ने आना है। मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू? जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो आप कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानियां बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देखा, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी।
पर वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है, तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकालोगी? मैं तुम दोनों को इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर। इससे पहले कि रवि आए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना, खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं, चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियां आई थी ना, वो भी चोर है। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी, और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगा? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ कर दे रवि बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। स्वीटी और उसके साथियों को जेल हो जाती है।